नमस्कार दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है क्योंकि ग्रुप डी की बहाली आ चुकी है। जिनका सपना था अपना बनाना ग्रुप डी को, ये सपना को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। अब थोड़ा सा भी आप लेट करेंगे तो आपकी जगह पर कोई और मौके का फायदा उठाकर चौका मार देगा और ग्रुप डी की बहाली में वह अपना सिलेक्शन करवा लेगा। इसलिए आलसपन को छोड़ना है और अपने मन के अंदर में एकाग्रता ला करके ग्रुप डी की बहाली की तैयारी करना है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन इसी बार हो जाए, अगले बार की हमें इंतजार नहीं करना है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन पर, और ऐसा क्वेश्चन हमने बना करके लाया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलवेज पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर नहीं यानी हम लोग अपना बोर्ड पर देखेंगे, क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं भाई साहब। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि अगर क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लोग आंसर जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है। यानी उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बाइड का CaC2। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। इस पर हम जल डालेंगे यानी पानी डालेंगे तो इससे कौन सी गैस निकलेगा? अगर आंसर आता है तो बताइए, नहीं तो आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा? एसिटिलीन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? एसिटिलीन गैस क्या होती है? मुक्त होती है यानी निकलती है। एक नंबर प्रश्न हो गया। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चन का नाम है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व, यानी किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स, रेडियोधर्मी तत्व, और उस तत्व का नाम है, एक का नाम है हमारा पोलोनियम और दूसरे का नाम है रेडियम। पोलोनियम और दूसरे का नाम है रेडियम। ये दोनों क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। आई दोनों के खोजकर्ता एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है मैडम क्यूरी और दूसरे का नाम है पियरे क्यूरी। ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है और दोनों ने मिलकर के खोज किया था किसका? रेडियोधर्मी तत्व का, जिसका नाम है पोलोनियम और दूसरे का नाम है रेडियम। इसमें ली नहीं होगा, लो होगा, पोलोनियम। ठीक ना? ये रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियम की खोज किसने किया था या फिर पोलोनियम की खोज किसने किया था, तो दोनों में आंसर एक ही होगा, मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी। दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर खोजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बाबू देखो। अगला क्वेश्चन है कि उस बम का नाम बताइए जो सिर्फ जीवित वस्तु को प्रभावित करता है बल्कि इमारत को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उस बम का नाम बताइए जो सिर्फ जीवित वस्तु को प्रभावित करता है, इमारत को प्रभावित नहीं करता। ये कितना नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन। यानी 1 2 3 जीवन में रहो फ्री, तभी जाकर के जिसका माइंड फ्री रहेगा वही जीवन में कुछ कर पाएगा। ज्यादा टेंशन लेगा जवानी उसका पानी में चला जाएगा। देखो तो उस बम का नाम पूछ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जीवित वस्तु को प्रभावित करता है बल्कि इमारत को नहीं करता है। उस बम का नाम है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि उस बम का नाम बताइए जो सिर्फ जीवित वस्तु को प्रभावित करता है, इमारत यानी भवन को प्रभावित नहीं करता। उसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। अब देखिए इसको मिटाने की बारी आ चुकी है, इसे मिटाना पड़ेगा। देखो भाई, जिस प्रकार से नदी के 2 किनारे होते हैं उसी प्रकार से जिंदगी के भी 2 किनारे होते हैं। एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। जब तक जीवन में अगर दुख नहीं आएगा तो हम लोग सुख की कीमत नहीं समझ पाएंगे। और जिसने कभी दुख देखा नहीं वह व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का क्या नहीं कर सकता? रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, रिगार्ड नहीं कर सकता, सम्मान नहीं कर सकता। गरीबी का वह सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएगा क्योंकि उसने कभी गरीबी देखा नहीं है। इसलिए जीवन क्या है? एक चक्र के समान है। सुख भी आना है और दुख भी आना है। सुख को भी भोगना है, दुख को भी भोगना है। तो जैसे आप लोग अभी दुख कर रहे हैं, दुख करने का मतलब क्या? बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो कल के डेट में आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी।
विश्वास ही नहीं, मेरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि एक दिन आप लोग कामयाब जरूर हो जाएंगे। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पर देखो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक यूरेनियम में, यूरेनियम का संकेत क्या है ये, यानी प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें लिखेंगे लगभग में पूछा है, यानी प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, तो उसमें लिखेंगे हम लोग आंसर में 0.72%। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 0.72% होती है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है रे बुआ? आगे चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं। एक एक नंबर से आदमी क्या हो जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। इसीलिए पॉइंट में भी नंबर का वैल्यू आ गया, पहले पॉइंट नहीं था अब लेकिन पॉइंट का भी अब वैल्यू आ चुका है। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, उसका नाम है एनेमल। क्या नाम है, एनेमल। परीक्षा में पूछेगा क्या भाई कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, कठोरतम मतलब हार्ड पदार्थ कौन है, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग एनेमल। क्या लिखेंगे, एनेमल। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम घातवर्ध धातु कौन है, घातवर्ध धातु यानी घातवर्ध धातु कौन है। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि अधिकतम घातवर्ध धातु कौन सा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे महंगा कौन है, सोना। ये वो सोना नहीं कि रात के सुतल है, अब मेरा सोना बाबू, मेरा मोना बाबू क्या कर रहा है, मेरा थोना बाबू थाला खाया है कि नहीं खाया है, ये सोना नहीं है, ये सोना गोल्ड है। और देखो इसका संकेत होता है किसका, सोना का। सोना का जो संकेत होता है इसका नाम है AU, इसको बोलते हैं, इसका सोना का AU यानी औरम। इसको क्या बोलेंगे, औरम। देखो चांदी का अगर पूछेगा संकेत तो हम लोग चांदी का क्या लिखेंगे, AG। चांदी का लिखेंगे हम लोग सिल्वर का AG, इसका संकेत क्या है, AG। और कहीं कॉपर का पूछ दिया तो लिखेंगे CU, क्यूप्रम। कॉपर का संकेत क्या है, CU। चांदी का संकेत क्या है, AG। और सोना का संकेत क्या है, AU, जिसको कहते हैं ऑरम, इसको बोलते हैं आर्जेंटम, इसको बोलते हैं क्यूप्रम। ये सब क्वेश्चन याद करके रखिएगा, परीक्षा में आएगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक ना रे बउआ। आगे चले, आगे चलिए। आप लोग कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी हैं, बहुत समझदार है, हमको पता है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को आंख, आंख देख रहे हैं ना, आंख हमारा जीवन का सबसे, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है आंख है, क्योंकि आंख के बिना संसार क्या है, अंधेरा है। अगर आंख नहीं तो सब कुछ जीवन में सब कुछ माटी ही माटी है, कुछ भी सही नहीं होगा। कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पक्षी या पशु कौन है, यानी ध्वनि की भांति अपने आंख को प्रयोग करने वाला, यानी आंख भांति उपयोग करने वाला पशु या पक्षी कौन है, तो इसका नाम है चमगादड़। नाम क्या है, चमगादड़। परीक्षा में पूछेगा कि ध्वनि की भांति आंख का उपयोग करने वाला पशु या पक्षी कौन है, तो क्या लिखेंगे, चमगादड़, जिसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। सुनने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। पीछे से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर जी कुत्ता के कई गो दांत होता है, तो कुत्ता के दांत तो हम गिने नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि 42 यानी 42 गो दांत होता है। उसको जाके से गिन के तू देख लेना अपना घर है, पोसे हुए है ना तू, कौन तो नहीं ब्रांड का कुत्ता है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, यानी हमारा जो इसको ब्रेन है, इस ब्रेन को कहते हैं CPU, यानी कंप्यूटर में होता है ना CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये ब्रेन बॉक्स है, BB है। अब परीक्षा में हमसे पूछेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो हमारा जो ये दिमाग है, तो दिमागे के ना कह दिए हम लोग मस्तिष्क। अब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसका नाम है सेरेब्रम। क्या नाम है, सेरेब्रम।
ब्रह्म। ये परीक्षा में ऑलवेज पूछता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यंग है, युवा है, यूथ है, यानी जो वयस्क है, अब वयस्क में दो प्रकार का, एक महिला एक पुरुष, यानी मेल और फीमेल। तो परीक्षा में कहीं पूछ दिया कि मेल का यानी वयस्क मनुष्य के मेल के मस्तिष्क का भार कितना होता है और फीमेल का कितना होता है। तो अगर मेल का पूछ दिया, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब औरत, तो पूछ दिया कि पुरुष के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो लिखेंगे हम लोग 1336 ग्राम। कितना ग्राम? 1336 ग्राम। अगर पूछ दिया कि महिला का कितना होता है, तो लिखेंगे 1198 ग्राम। ये महिला का ब्रेन यानी मस्तिष्क का भार हो गया, ये पुरुष के मस्तिष्क का भार हो गया 1336 ग्राम। ठीक ना रे बुआ? ये हमारा मस्तिष्क का, यानी इसको वजन कीजिएगा तो आपको पता चले कि इतना ग्राम हमारा है। देखिए, कीमत इंसान का नहीं, कीमत वक्त का होता है। यानी जब कीमत, कहने का मतलब ये हो गया कि जब समय आपका खराब रहता है तो देखिएगा महंगी चीज भी आपको सस्ती दामों पर बेचना पड़ेगा। और समय आपका बलवान है, समय मजबूत है, तो किसी चीज को हटाना है तो सस्ती चीज भी महंगी दामों पर क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो इसीलिए इंसान का सम्मान नहीं होता, वक्त का सम्मान होता है। और जो इंसान वक्त से सीख लिया वो आदमी जीवन में क्या हो गया? सफल हो गया। इसीलिए हम सारे लोगों को वक्त का सम्मान करना है, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। चलो आगे, मस्तिष्क वाला काम कहानी खत्म हो गया, सेरेब्रम वाला। देखिए, मेल फीमेल दोनों को देख चुके हैं और अगला नंबर क्वेश्चन की बारी आती है। उस क्वेश्चन का नाम है एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एपिडेमियोलॉजी क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता अध्ययन होता है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? महामारी, महामारी रोग। जैसे WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना को उन्होंने क्या कर दिया? यानी महामारी घोषित किया था पूरा विश्व में। क्योंकि महामारी, जो महामारी कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बीमारी जो जल्दी न जाए और साथ साथ बहुत लोगों को जान लेकर के चला जाए। तो जब WHO को पता चला कि भाई कोरोना बहुत ही घातक बीमारी है, तब जाके देखे थे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया कई महीनों तक अपना घर में ही रह गया, बाहर निकला ही नहीं, लाशों की ढेर बिछ गई थी। ये WHO ने क्या किया था? इसको महामारी घोषित किया था। किसको? कोरोना वायरस को, कोविड-19 को। आगे चले, चीन के वुहान शहर से निकला था। आगे चला, अगला क्वेश्चन चलिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कैटेरेक्ट, नाम है कैटेरेक्ट, किस अंग की बीमारी है? यानी मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो उस अंग का नाम है आंख। और आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आंख के बिना सब कुछ क्या है? बेकार है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आंख के कौन से भाग को दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरने के बाद मनुष्य का जो आंख होता है वह कितना घंटा तक जीवित रहता है? तो लिख सकते हैं 6 से लेकर के 7 घंटा। 6 + 7 यानी 6 से लेकर के 7 घंटा के बीच में आंख हमारा जीवित रहता है, यानी काम कर सकता है। अगर किसी मनुष्य ने अपना जीते जी आंख दान कर दिया है तो डॉक्टर आएंगे, आपका आंख निकाल लेंगे और ये आंख किसी दूसरे के आंखों में, जिसका ब्लाइंड है, जो अंधा है, उसके आंखों में सेट कर देंगे और फिर से जुगनी की तरह उसके आंखों में लाइट आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? चलो आगे, एक कैटेरेक्ट नामक बीमारी था। एपिडेमियोलॉजी में महामारी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब चलो, अब कहता है क्या भाई, अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि दूरदृष्टि, कहते हैं ना कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, यही है हम लोगों का सबसे बड़ा वादा। यानी दूरदृष्टि से कोई व्यक्ति प्रभावित है, यानी दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके आंखों में एक लेंस लगेगा। तो उस लेंस का नाम क्या है?
उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। कहीं पूछ दिया कि नजदीक दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हमको कौन सा लेंस का प्रयोग करना है? तो इसमें लिखेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इतना में कोई दिक्कत है बुआ? देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो देखो गाड़ी हम लोग जो चलाते हैं ना तो उसका जो आईना होता है लेफ्ट और राइट में, तो उसमें जो दर्पण लगी रहती है उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है। दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं, शेविंग करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर ठाकुर जी लोग जो रहते हैं, जो हजाम रहते हैं, वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? शेविंग करवाएंगे तखनी उस समय अवतल दर्पण का गरियावा जब चलाते हैं तो दोनों तरफ ना रहता है, दाहिना बायां जो पंखी निकला रहता है तो उत्तल लेंस रहता है। ठीक ना। आगे चलो। देखो एक बात हमको याद आ गया कि जीवन के सच्चे दो ही मित्र होते हैं, एक का नाम है आईना और दूसरे का नाम है परछाई। क्योंकि आईना जो है कभी झूठा शक्ल नहीं दिखाता और दूसरा परछाई जीते जी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। तो जीवन के सच्चे दो ही मित्र हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तीसरे पर कभी आंख मूंदकर भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया में सिर्फ फायदा उठाने के लिए लोग हैं, किसी की मदद करने के लिए लोग नहीं हैं। यानी जो भी लोग आएंगे सिर्फ सुनाएंगे, तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए अपना दुखड़ा किसी के सामने मत सुनाइए, नहीं तो मजाक बन करके जमाना में रह जाइएगा। चलिए आगे। कहावत है ना कि बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं और तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं। चलिए आगे, थोड़ा सा आगे। अब देखिए यहां तक पहुंच गए थे, दूर दृष्टि वाला में, नजदीक दृष्टि वाला में, गाड़ी के साइड मिरर में, दाढ़ी बनाने वाला में, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है कोलोजेन। नाम है कोलोजेन। नाम क्या लिखे बुआ? कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? तो इसमें कुछ ना लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे स्किन। क्या लिखेंगे? स्किन। कोलोजेन किसका मुख्य घटक है? स्किन। स्किन समझता है ना? सबको तो तुझसे जानते हैं, तुझसे तो विद्वान आदमी है रे। अगला नंबर क्वेश्चन चलो देखो। अगला क्वेश्चन है कि BCG का टीका बचवा सबके लगाया जाता है, सबको लगा हुआ है। BCG का टीका जो लगता है किस रोग के रोकथाम के लिए? परीक्षा में पूछेगा कि BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या? टीबी। वो बोला टीबी नहीं है, ये है टीबी है। ऐसे को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग। कौन सा रोग? क्षय रोग। इतना में कोई दिक्कत? कहावत है ना कि भरे सावन में रेगिस्तान लगता है और घर मेरा खाली मकान लगता है, और गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, तू रहो या ना रहो कल हम पे मत रोना कोई। चलो आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि रबर, प्राकृतिक रबर होता है ना, रबर। इस रबर को करा मतलब हार्ड बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए? रबर को हार्ड बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या भाई? गंधक। यानी किस सब्सटेंस को मिलाएंगे? तो गंधक को मिलाएंगे, तब जाकर के ये रबर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है राजा जी? राजा जी थोड़ा बोलिए इधर से भी। रानी जी कुछ नहीं बोलिए, ये लोग तो पापा की परी हैं, कुछ होगा तो तुम्हें मारेंगे पंख, उड़ के चले जाएंगे। और आप लोग तो क्या हैं? मम्मी के पारा हैं, तो पारा को ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं तो मम्मी का पारा सूत गया तो समझो कि सब कुछ खो गया। चलो आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट। नाम क्या है? एलिसा। देखो एलिसा एक टेस्ट है, और ये जो टेस्ट जो होता है ना,
ये एड्स की बीमारी की जांच के लिए, कौन सा बीमारी, AID एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स नामक बीमारी, जो घातक बीमारी, जो एक बार हो जाएगा तो फिर आपको कभी छोड़ेगा नहीं जीवन में, यानी आपको जान लेकर के ही जाएगा। डॉक्टर साहब कहेगा कि भैया जी आप तो लाइलाज हो चुके हैं, यानी आपका कोई इलाज नहीं है, 10-15 साल का ही मेहमान है। ये कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट में किसकी होती है, एड्स की बीमारी की जांच होती है, किसका नाम है, एलिसा। अब परीक्षा में पूछ सकता है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो लिखेंगे 1 दिसंबर को। कितना दिसंबर, 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। अब कहीं पूछ दिया कि कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं, तो लिखेंगे 2 दिसंबर। विकलांग दिवस कब मनाते हैं, 3 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय झंडा दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय झंडा दिवस। और 10 दिसंबर पूछ दिया तो लिख देंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगर पूछ दिया 25 दिसंबर को तो लिख देंगे राष्ट्रीय सुशासन दिवस। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। इतना दिवस हम लोग जान लिए, कौन कौन, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। इतना क्वेश्चन तो हम लोग बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत लोग को आता भी होगा, न भी आता होगा। सब एकदम छाप लेना एकदम कॉपी पर, कॉपी एकदम कलम एकदम तैयार रखो, अब फटाफट लिखे चलो, याद करो चलो बीवी में। अब बस जे आदमी बीवी में ब्रेन सेट कर लिया, यानी दिमाग में सेट कर लिया, तो समझो कहीं ना कहीं वो भी सेट हो गया। चलो आगे, गनवा मत गाइए, दिल दिया है जान भी देंगे। बहुत लोगों को देखे हैं दिल देते हुए, जान देते हुए और जहर खाते हुए। चलो आगे, एलिसा टेस्ट हो गया। अगला देखो, कहता है कि सोडा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है, सोडा, सोडा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है, तो देखो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है उसका सूत्र है KNO3। इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, KNO3, और KNO3 को ही कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और क्वेश्चन पूछा जाएगा सोडा किस रासायनिक पदार्थ का नाम है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। और पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। इतना में कोई दिक्कत है, रह 3 और रह जीवन में फ्री, तनको सने घबराना नहीं है, चलना है, सीधे आगे बढ़ते रहना है। चलो आगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिख दिए यूरेनियम। यूरेनियम की यहाँ पर लिख दिए 92, और 92 के ऊपर में यहाँ पर लिख दिए 238, यानी 238। अब कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन, आई हो गया प्रोटॉन, आई हो गया न्यूट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ दिया है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 92, अब प्रोटॉन भी 92 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 146, यानी 146। किसमें, यूरेनियम यहाँ पे 92 है, यूरेनियम 238 है। इतना में कोई दिक्कत है रे बुआ। चलिए आगे, अगला नंबर क्वेश्चन चला। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट रूप से ओम गुने मीटर। ओम का संकेत कैसे होता है, उल्टा लोटा, ओम गुने मीटर, यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जिसका नाम है ओम गुने मीटर। ओम का संकेत लिखा हुआ है उल्टा लोटा है, नहीं ना, याद करने के लिए बताया रे पगला। आगे ना चल, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि पारसेक किसका मात्रक है।
क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक क्या लिखे हम? पारसेक किसका मात्रक है? तो आंसर लिखेंगे खगोलीय दूरी। कौन दूरी? खगोलीय दूरी। दूरी को ही कहते हैं डिस्टेंस। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि 1 पारसेक बराबर कितना पारसेक? 1 पारसेक में कितना, 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? तो हम लोग लिखेंगे 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। यानी 1 पारसेक में कितना होता है? तो 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको बनाना पड़ेगा राजा जी, और नहीं बनाइएगा तो फिर कल के डेट में ये दिए पास और लिए दिए साफ। एगो थाने एगो लड़का से पूछे गुरुजी कि बउआ रे तू खड़ा हो जाओ, इंग्लिश हिंदी संस्कृत कुछ पढ़ा है, मैट्रिक पास करके आया है? तो कहा जी गुरुजी सब कुछ पढ़ के आए हैं, तो तनी बताओ था संस्कृत में कुछ बोलो था। तो कहा कि नहीं सर जी एक ही बार में हम बोलेंगे, इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब कुछ एक के बार में हो जाएगा, दोबारा झंझटे नहीं रहेगा। सर जी बोले बोलो 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 बोलो। तो जैसे ही मुंह खोला तो बोला आइए मैं रहरिये गच्छन्ति, मैं रहरी के खेत में है जाता हूँ। गुरुजी कहे बैठो तो बड़ा पास कर ले तो बड़ा अच्छा नंबर से, वैसे तो सब काम ना करी हरे बाबू। चला आगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला है कि दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी दाब को कहते हैं प्रेशर, यानी दाब बढ़ने पर मोम, समझते हैं ना, मोम का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव जो पड़ता है वह इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। प्रभाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका? दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? मोम का गलनांक। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? नाम क्या है? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? पढ़े थे हम लोग बचपन में, भौतिक राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, भौतिक राशि का मात्रक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे डायरेक्ट रूप से कि संवेग। यानी संवेग क्या है? संवेग क्या है? न्यूटन सेकेंड का भौतिक राशि का मात्रक को कहा गया है संवेग। क्वेश्चन में पूछेगा कि न्यूटन यानी यही इसी को बोलते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आंसर लिखेंगे कथी लिखबाऊ? संवेग। संजीत कथी लिखबा? संवेग। किसका? न्यूटन नहीं लिख देना, न्यूटन है। न्यूटन सेकेंड भौतिक राशि किसका मात्रक है? तो संवेग का। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा E = mc²। सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो इसका जो सूत्र का प्रतिपादन किया था उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था 1879 में। कहिया इनका जन्म हुआ था? 1879 में जन्म हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था आइंस्टीन, और ये जन्म लिए थे कहां पर? जर्मनी में, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इतना सबको पता है। और आइंस्टीन ने ही सूत्र का प्रतिपादन किया था E = mc²। और आइंस्टीन का डेथ यानी मृत्यु जो हुआ था 1955 में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। यानी 1955 में अमेरिका में कौन मर गए? आइंस्टीन मर गए। अब देखो क्वेश्चन पीछे से लड़का पूछ रहा है कि सर ई क्या होता है? तो ई एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। एम क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। तो परीक्षा में पूछेगा E = mc² सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। आइंस्टीन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और जन्म कब लिए थे? 1879 में। और इनकी डेथ यानी मृत्यु हो गई थी 1955 में। और 1955 में कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। इतना क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाइए और आइंस्टीन को मिटाइए।
अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या लिखेंगे? फ्लोरिकल्चर। पीछे से पूछ रहा है कि सर जी अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, यानी बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। अरे ख्वाब अंगूर के, शकल अंगूर के, पगला ऐसे मिलेगा तोरा? जैसे तू है ना, जैसे सोच रहा है कि एकदम हमको रूप की रानी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक नौकरियां नहीं होगा ना, तो पापा की कोई भी परी तुम्हारे यहाँ एकदम मिल्की व्हाइट नहीं आएगी। तोरा मिलेगा कैसान? एकदम मंगरैला जैसा। आपने देखा है? आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में देखने के लिए कौन से तरंग का उपयोग होता है, यानी रात्रि में देखने के लिए किस तरंग का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसका नाम है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का उपयोग क्या करते हैं? रात्रि में देखने के लिए इस तरंग का उपयोग करते हैं, उसका नाम है अवरक्त तरंग। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? इतना क्वेश्चन पढ़े हैं, देखिए फिर उससे बुर्बक जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अखनी हम लोग पढ़े थे साइंस का दिवस, पूछ रहा है कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। अरे तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में 5:17 पर गोली मार दिया। आई जब मर गए तो उसके बाद देश में मरने लगा कौन सा दिवस? शहीद दिवस। नहीं, देश में 3 गो राष्ट्रीय पर्व है। एक का नाम है 2 अक्टूबर, दूसरा का नाम है 15 अगस्त और तीसरा का नाम है 26 जनवरी। बात समझ में आया? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, पर पीछे से पूछ रहा है कि सर जी महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा रविन्द्रनाथ ठाकुर चाहे टैगोर ने कहे थे, जिन्होंने जन गण मन को क्या किया था? गाया था। ठीक है। और सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस थे, जो प्लेन दुर्घटना में उनका 18 अगस्त 1945 को क्या हो गया था? देहांत हो गया था। देखो बउआ एगो बात याद कर ला, देखो छोटका आदमी मरतबो ना तो लोग का तो फलाना मर गए, धधाल रहे, मर गए। अब बड़ा आदमी जब मरता है ना, कोई नेता हो, अभिनेता हो, तो उसको सम्मान के साथ लोग कहता है फलाने जी का निधन हो गया है। यानी जैसे लाल बहादुर शास्त्री मरे तो सबसे ऑनेस्ट इंडिया के प्रधानमंत्री थे, और जब मरे थे ताशकंद समझौता के दौरान 11 जनवरी 1966 को। तो रहस्यमय है ये कैसे मरे, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। लाल बहादुर शास्त्री तो ये सब मरेंगे तो लोग कहेंगे कि निधन हो गया, लेकिन हम हती तू हती जितना भी लोग था फलाना मर गए, ठीक रहे, बड़ा धधाल रहे, बड़ा गड़बड़ काम करते रहे। कहावत है ना कि नजर का इलाज है, नजरिया का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए नजर को अच्छा रखिए। बात समझ में आया? नजरिया खराब रहेगा तो जहां जाइएगा वहां लाते खा के आइएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिंदगी में सफलता पाना है तो नजर को क्या करना है? हमेशा एक जगह पर बनाए रहना है, तब जाकर के जीवन में सफलता हमको मिलेगा। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत है रे बुआ? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। पीछे से जितना भी लड़का बैठा है, राहुल, सोनू, पीछे से आगे से बताइए, ममता, रजनी, बताओ कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो परेशानी तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और फिर हम कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच मिलेंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जितना लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए, और किसी तरह की आपको ऐसा लगता है कि कोई त्रुटि हो तो आप सजेशन हमें दे भी सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आप में सुधार करके कुछ बेहतर से बेहतरीन करने का आप लोगों के लिए कोशिश कर सकूं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।